ये अगर डॉक्टर आपको कह दे कि आपके पास जीने के लिए सिर्फ कुछ महीने बचें, तो आप दुनिया को क्या आखिरी संदेश देना चाहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ कल्पना में ही सोचते हैं। हाँ, लेकिन आज हम जिनकी बात कर रहे हैं, कार्नेगी मिलन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रैंडी पॉश, उनके लिए ये एक डरावनी हकीकत थी। आज हम उनकी किताब द लास्ट लेक्चर के पीछे की कहानी और उसके सबकों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अकादमिक दुनिया में ना ये आखिरी लेक्चर एक तरह की परंपरा है। अच्छा। हाँ, जहाँ प्रोफेसरों से कल्पना करने को कहा जाता है कि अगर ये दुनिया में उनका आखिरी भाषण हो तो वो क्या ज्ञान साझा करेंगे, मतलब एक तरह का बौद्धिक अभ्यास। लेकिन रैंडी के लिए ये कोई अभ्यास नहीं था। उन्हें अग्नाशय यानी पैंक्रियाटिक कैंसर का पता चला था और डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि उनके पास जीने के लिए बस कुछ ही महीने हैं। हम्म। तो आज हमारी पड़ताल का मकसद यही समझना है कि जब किसी इंसान के सामने जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई खड़ी हो तो वो क्या करता है। और रैंडी ने जो किया ना, वो असाधारण था। उन्होंने ये लेक्चर किसी आम दर्शक के लिए नहीं तैयार किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनके 3 छोटे बच्चों के लिए था, डायलन, लोगन और क्लोई, जिन्हें बड़े होकर शायद अपने पिता की कोई याद भी ना रहती। हाँ, ये एक पिता का अपने बच्चों के लिए बोतल में बंद एक संदेश था, लेकिन ये सिर्फ एक भावुक संदेश नहीं था। ये एक बहुत ही सोचा समझा व्यवहारिक कदम था। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा संघर्ष शुरू होता है ना। बिल्कुल, ये फैसला लेना कि अपना बचा हुआ कीमती वक्त इस लेक्चर को तैयार करने में लगाया जाए या पूरी तरह से परिवार के साथ बिताया जाए। चलिए इसी संघर्ष से शुरू करते हैं, क्योंकि ये लेक्चर देने का फैसला लेना ही अपने आप में एक कहानी है। रैंडी के लिए ये आसान नहीं था और उनकी पत्नी जे इस आइडिया के सख्त खिलाफ थीं। और उनका तर्क बहुत सीधा और सच्चा था कि रैंडी अपना बचा हुआ कीमती वक्त परिवार के साथ बिताएं, न कि एक लेक्चर तैयार करने में घंटों लगाएं। उनकी चिंता बिल्कुल जायज थी। और स्थिति और भी मुश्किल इसलिए हो गई क्योंकि लेक्चर पिट्सबर्ग में था, जिसके लिए उन्हें सफर करना था, और वो भी ठीक जे के 41वें जन्मदिन पर। ओह। हाँ, जे ने रैंडी से कहा भी, ये मेरा आखिरी जन्मदिन है जो हम साथ मनाएंगे और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। ये सुनना भी बहुत मुश्किल है। एक तरफ एक विरासत बनाने का मौका और दूसरी तरफ परिवार। ये बहुत ही मुश्किल दुविधा थी। लेकिन कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि उनका ये फैसला थोड़ा स्वार्थी था। अपनी पत्नी के जन्मदिन पर उसे छोड़कर एक लेक्चर देने जाना, इसे सही ठहराना मुश्किल लगता है। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है और किताब में रैंडी इस बात से खुद भी जूझते हैं। लेकिन जब हम उनके मकसद की गहराई को समझते हैं तो तस्वीर बदल जाती है। उन्होंने खुद कहा था ना, एक घायल शेर भी जानना चाहता है कि क्या वो अब भी दहाड़ सकता है। बिल्कुल, ये सिर्फ अहंकार नहीं था, ये अपनी पहचान, अपनी गरिमा को बनाए रखने की एक कोशिश थी। ये साबित करने का एक जरिया था कि कैंसर उनसे सब कुछ छीन सकता है, लेकिन उनकी आत्मा को नहीं। और उस दहाड़ का असली मकसद उनके बच्चे थे। डिलन सिर्फ 5 साल का, लोगन 2 साल का और क्लोई सिर्फ 1 साल की। हाँ। रैंडी इस सच्चाई को जानते थे कि उनके बच्चों को उनकी कोई ठोस याद नहीं रहेगी। वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे बड़े होकर सिर्फ तस्वीरों या दूसरों की कहानियों के जरिए अपने पिता को जाने। बिल्कुल, वो चाहते थे कि जब उनके बच्चे बड़े होकर पूछें मेरे पिता कौन थे, तो उनके पास एक सीधा जवाब हो। ये लेक्चर, ये वीडियो उनके लिए एक जरिया बनने वाला था। एक टाइम कैप्सूल की तरह। हाँ, बिल्कुल। अपने पिता के व्यक्तित्व, उनके मूल्यों, उनके प्यार को सीधे महसूस करने का एक जरिया। तो इस मुश्किल फैसले के बाद जब उन्होंने लेक्चर देने की ठान ली, तो अगला बड़ा सवाल था विषय क्या हो। एक इंसान जो मौत के दरवाजे पे खड़ा है, वो जिंदगी के बारे में क्या कह सकता है। हाँ, आमतौर पर लोग आध्यात्म या दर्शन की बातें करते हैं, लेकिन रैंडी ने कुछ और ही चुना। और उन्हें ये आइडिया एक डॉक्टर के वेटिंग रूम में आया था, जो शायद दुनिया की सबसे निराशाजनक जगहों में से एक होती है। वहीं बैठे बैठे उन्होंने तय किया कि उनका लेक्चर मरने के बारे में बिल्कुल नहीं होगा, ये जीने के बारे में होगा। और विषय था वास्तव में अपने बचपन के सपनों को हासिल करना। मौत के साए में खड़े होकर बचपन के सपनों की बात करना, ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली संदेश है। और उनके सपने भी कोई साधारण नहीं थे। हाँ, जैसे जीरो ग्रेविटी में तैरना, NFL यानी नेशनल फुटबॉल लीग में खेलना, स्टार ट्रेक के कैप्टन कर्क बनना और डिज्नी के लिए एक इमेजिनियर बनना। मतलब वो इंसान जो थीम पार्क के लिए कल्पना को हकीकत में बदलते हैं। और यहीं पर उन्होंने ईंट की दीवारों यानी ब्रिक वॉल्स का कॉन्सेप्ट पेश किया। ये उनके लेक्चर का एक, आप कह सकते हैं, केंद्रीय विचार था। हाँ, उनका मानना था कि जिंदगी में हमें जो बाधाएं या रुकावटें मिलती हैं, वे ईंट की दीवारों की तरह होती हैं। और वो उनका कहना था, ईंट की दीवारें हमें बाहर रखने के लिए नहीं होती,
बल्कि वो हमें ये दिखाने का मौका देती हैं कि हम किसी चीज को कितनी शिद्दत से चाहते हैं। सही बात। ये एक दिलचस्प नजरिया है। मतलब दीवारें हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को रोकने के लिए होती हैं जो उस चीज को उतनी शिद्दत से नहीं चाहते। और ये मनोविज्ञान में ग्रिट या दृढ़ता के विचार से बहुत मिलता जुलता है। रैंडी का कमाल ये था कि उन्होंने इस एकेडमिक विचार को एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली रूपक में बदल दिया। उन्होंने सिखाया कि सपनों का पीछा करने की प्रक्रिया वो मंजिल तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हर सपने के पीछे एक गहरी सीख छुपी थी। चलिए उनके एक सपने का उदाहरण लेते हैं, डिज्नी इमेजिनियर बनना। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी ईंट की दीवार साबित हुई। हाँ, जब उन्होंने पहली बार आवेदन किया तो डिज्नी ने उन्हें एक बहुत ही विनम्रता से लिखा हुआ रिजेक्शन लेटर भेजा, जिसे रैंडी मजाक में गो टू हेल लेटर कहते थे। ज्यादातर लोग तो वहीं हार मान लेते। बिल्कुल, लेकिन रैंडी ने नहीं मानी। सालों बाद जब वे वर्चुअल रियलिटी पर अपने काम के लिए एक बड़े विशेषज्ञ बन गए तो डिज्नी ने खुद उनसे संपर्क किया। तो उन्होंने उस ईंट की दीवार को तोड़ा नहीं, बल्कि उस पर चढ़ने या उसके बगल से निकलने का एक नया रास्ता खोज निकाला। हाँ, ये दृढ़ता का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन उनके सारे सपने पूरे नहीं हुए, जैसे NFL में खेलने का सपना। लेकिन शायद उस अधूरे सपने से मिली सीख उनके पूरे हुए सपनों से भी ज्यादा कीमती थी। बिल्कुल, ये कहानी उनके बचपन के फुटबॉल कोच जिम ग्राहम की है, जो बहुत सख्त थे। प्रैक्टिस के दौरान वे रैंडी पर बहुत चिल्लाते थे, उन्हें सुधारते थे। लेकिन एक असिस्टेंट कोच ने रैंडी को एक ऐसी बात कही जो उनकी जिंदगी का मूल मंत्र बन गई। उन्होंने कहा, ये अच्छी बात है कि कोच तुम पर चिल्ला रहे हैं। ये तो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। कोई चिल्ला रहा है और ये अच्छी बात कैसे हो सकती है? असिस्टेंट कोच ने आगे जो कहा वो जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक है। उन्होंने कहा, जब तुम कोई गलती कर रहे हो और कोई तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, तो समझो कि उन्होंने तुम पर उम्मीद छोड़ दी है। वाह! इसका मतलब है कि जो लोग आपकी आलोचना करते हैं, जो आपको टोकते हैं, असल में वही लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं और आपको बेहतर बनाना चाहते हैं। ये हमें आलोचकों को एक नए नजरिए से देखने में मदद करता है। इसी से जुड़ा एक और अद्भुत विचार है हेड फेक का, जो मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, हेड फेक। फुटबॉल में एक खिलाड़ी अपने सिर को एक दिशा में घुमाकर दिखाता है कि वो उधर जा रहा है, लेकिन असल में दूसरी दिशा में जाता है। रैंडी ने इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल जिंदगी के सबकों को समझाने के लिए किया। और ये मनोविज्ञान में अप्रत्यक्ष शिक्षा यानी इंसिडेंटल लर्निंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। हम अक्सर जिंदगी के सबसे बड़े सबक तब सीखते हैं जब हमारा ध्यान कहीं और होता है। तो रैंडी ने समझाया कि माँ बाप अपने बच्चों को फुटबॉल खेलने इसलिए नहीं भेजते कि वे खेल के नियम या तकनीक सीखें। वो तो एक हेड फेक है। तो असली मकसद क्या है? असली मकसद ये है कि बच्चे टीम वर्क, दृढ़ता, खेल भावना और हार से निपटना सीखें। ये वो सबक है जो जिंदगी भर काम आते हैं। और रैंडी का कमाल ये था कि उन्होंने इस एकेडमिक विचार को फुटबॉल जैसे सरल उदाहरण से सबके लिए सुलभ बना दिया। तो ये सारे सबक सपनों का पीछा करने से मिले। लेकिन इन बड़े सपनों के अलावा रैंडी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को किस नजरिए से देखते थे? नहीं, उनका दर्शन सिर्फ बड़े लक्ष्यों तक सीमित नहीं था। उनके जीवन का एक मूल मंत्र था, चीजों से ज्यादा लोग महत्वपूर्ण हैं। और इसे समझाने के लिए उन्होंने जो किया वो कमाल का है। कार खरीदी। जब उनकी बहन अपने बच्चों यानी रैंडी के भतीजे और भतीजी को लेकर आई, तो उन्होंने बच्चों को कार में बैठने से पहले डांटा कि सावधान रहना, कार गंदी ना हो जाए। जो कि कोई भी करेगा अपनी नई कार के लिए। हाँ, लेकिन रैंडी ने कुछ और ही किया। उन्होंने जानबूझकर एक सोडा की कैन खोली और उसे कार की पिछली सीटों पर गिरा दिया। क्या? मैं तो अपनी नई कार के पास किसी को सोडा ले जाने भी ना दूं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो इन बातों को सिर्फ कहते नहीं थे, बल्कि जीते भी थे। उनका संदेश साफ था, ये सिर्फ एक कार है, एक चीज। तुम लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो। मतलब अगर तुमसे कोई गलती हो भी जाए तो चिंता मत करना। Exactly. उन्होंने अपने एक्शन से ये सिखा दिया कि रिश्तों की कीमत चीजों से कहीं ज्यादा है। उन्होंने समय प्रबंधन पर भी बहुत जोर दिया। हाँ। उनका कथन है, समय ही वो सब कुछ है जो आपके पास है, और एक दिन आपको एहसास हो सकता है कि ये आपके सोचे हुए से कहीं कम है। हाँ, और ये बात उनके मुंह से सुनकर और भी ज्यादा असर करती है, क्योंकि उनके लिए ये कोई किताबी ज्ञान नहीं था, ये उनकी रोजमर्रा की हकीकत थी। उन्हें पता था कि उनका समय सीमित है। हाँ, इसलिए वे हर पल को बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करते थे। उन्होंने सिखाया कि समय को पैसे की तरह ही सावधानी से मैनेज करना चाहिए, क्योंकि पैसा तो वापस आ सकता है,
समय नहीं। और इन सब के बीच जिंदगी के प्रति उनका नजरिया हमेशा सकारात्मक रहा। उन्होंने विनी द पूह के किरदारों का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। हाँ, उन्होंने कहा कि हमें चुनना होता है कि हम एक मजेदार और ऊर्जा से भरपूर टिगर हैं या एक हमेशा उदास रहने वाला ईयोर। जिंदगी में दोनों तरह के लोग होते हैं और दोनों तरह के हालात होते हैं। बिल्कुल, लेकिन हम किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं ये हमारा चुनाव है। और रैंडी ने हमेशा टिगर बनना चुना। यहां तक कि कीमोथेरेपी के दौरान भी। इसका एक बहुत मार्मिक उदाहरण है, उन्होंने अपने परिवार के साथ हैलोवीन मनाया और वे सब द इनक्रेडिबल्स फिल्म के किरदारों के रूप में तैयार हुए। ये सोचना भी मुश्किल है, जो इंसान इतनी तकलीफ से गुजर रहा हो वो अपने परिवार के लिए ऐसे पल बना रहा था। ये दिखाता है कि सबसे मुश्किल हालात में भी वे खुशी और मस्ती के पल खोजना नहीं छोड़ते थे। हाँ, ये उनकी जिंदगी जीने की जिद थी। और फिर लेक्चर के अंत में रैंडी ने सबसे बड़ा हेड फेक का खुलासा किया। असल में 2 हेड फेक थे। पहला क्या था? पहला हेड फेक ये था कि ये लेक्चर सपनों को हासिल करने के बारे में था ही नहीं। अच्छा। ये जीवन जीने के तरीके के बारे में था। सपने तो बस एक जरिया थे उन सबको को सिखाने का। दृढ़ता, आलोचना से सीखना और टीम वर्क। असली मुद्दा था कि आप एक अच्छी और सार्थक जिंदगी कैसे जीते हैं। और दूसरा, और शायद सबसे भावुक हेडफेक? दूसरा हेडफेक ये था कि ये लेक्चर दर्शकों के लिए था ही नहीं, ये उनके बच्चों के लिए था। जब उन्होंने आखिरी स्लाइड दिखाई जिसमें वे अपने 3 बच्चों के साथ थे और उन्होंने कहा कि ये सब उनके लिए है, तो पूरे हॉल में शायद ही कोई आंख सूखी रही हो। ये सुन के तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये एक पिता का अपने बच्चों को ये बताने का तरीका था कि मैं कौन था और मैं तुमसे कितना प्यार करता था। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो रैंडी पॉश की कहानी हमें सिखाती है कि मौत का सामना जीवन पर और भी ज्यादा ध्यान केंद्रित करके किया जा सकता है। हाँ, उन्होंने मौत के डर को जीने की प्रेरणा में बदल दिया। बचपन के सपने, ईंट की दीवारें और हेडफेक जैसे विचार हमें सिर्फ प्रेरित ही नहीं करते बल्कि जिंदगी जीने का एक नया नजरिया देते हैं। ये सिखाते हैं कि बाधाएं असर होती हैं और असली सीख अक्सर अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है। और ये कहानी सिर्फ रैंडी के बारे में नहीं है, ये उन सभी लोगों के बारे में है जिन्होंने उनकी जिंदगी को छुआ। उनके माता पिता, उनके कोच, उनके शिक्षक, उनका परिवार। ये हमें याद दिलाता है कि हम जो विरासत छोड़ते हैं वो सिर्फ हमारी अपनी नहीं होती, बल्कि उन सभी लोगों का प्रतिबिंब होती है जिन्होंने हमें बनाया है। सही कहा। अंत में एक विचार। कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी ने रैंडी पॉश की याद में एक फुटब्रिज, मतलब पैदल चलने वाले पुल का नाम द रैंडी पॉश मेमोरियल फुटब्रिज रखा। ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है, इसके पीछे एक गहरा प्रतीक छिपा है। बिल्कुल। ये पुल यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस विभाग को कला और नाटक विभाग से जोड़ता है और इसमें एक अद्भुत प्रतीक छिपा है। रैंडी ने अपने पूरे करियर में यही काम किया। हाँ, तकनीक और कला, तर्क और रचनात्मकता, यानी दाएं दिमाग और बाएं दिमाग वाले लोगों को एक साथ लाना। उन्होंने हमेशा अलग अलग अनुशासनों के लोगों को जोड़ने का काम किया। ये पुल उसी जुड़ाव का एक स्थायी प्रतीक है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी में किन 2 दुनियाओं के बीच एक पुल बना सकते हैं। शायद वो काम और परिवार हो या तर्क और भावना हो, और कौन सी ईंट की दीवारों को पार करके हम दूसरों के लिए रास्ता बना सकते हैं। अगर यह वीडियो आपके दिल को थोड़ा सा भी छू गया हो तो कमेंट में अपनी भावना जरूर लिखिए। आपकी एक लाइन हमें और बेहतर करने की ताकत देती है। ऐसी ही दिल को छू जाने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कभी कोई वीडियो मिस ना हो इसलिए बेल आइकन जरूर दबाएं।